हेलो गाइस। हमने एडवर्ब क्लोज की स्टार्टिंग कर दी थी। एडवर्ब क्लोज में हमने पहला टाइप देख लिया था, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। आज के लेक्चर में हमें देखना है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। उसके बाद हम लेक्चर बाय लेक्चर एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम एंड एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट देखते जाएंगे। आज हमें दूसरा टाइप देखना है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन का मीनिंग क्या होता है? शरत दर्शक क्रिया विशेषण रूप उपवाक्य। शरत दर्शक क्रिया विशेषण रूप उपवाक्य का मीनिंग क्या होता है? कंडीशन यानी शरत। शरत मतलब जो सेंटेंस में शर्त हमें दिखाई गई हो, उस टाइप के सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन में पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन डिस्क्राइब द पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ इवेंट, यानी कि जो भी काम हुआ है, जो भी इवेंट बना है, उसकी पर्टिकुलर शर्त दिखाता है। यानी कि अगर मुझसे कोई काम करवाया जाए तो मैं क्या कहूंगी कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, अगर तुम ये दोगे तो मैं ये करूंगा। सामने हमारे सामने शर्त रखी गई होती है। उस शरत दर्शक क्रिया विशेषण रूप उपवाक्य को हम एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्यादा धूप होगी तो मैं शाम को जाऊंगी, अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, अगर तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। तो ये सारे सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारे सामने एक टाइप की कंडीशन रखते हैं, शर्त रखते हैं कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो ये होगा। अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, शर्त रखी गई है कि बारिश होगी तो मैं नहीं जाऊंगी, बारिश नहीं होगी तो मैं जाऊंगी, अगर ज्यादा धूप होगी तो मैं शाम को जाऊंगी। यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंसेस में हमारे सामने एक टाइप की कंडीशन रखी गई, शर्त रखी गई है, और उस शर्त दर्शक उपवाक्यों को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन में कौन से वर्ड्स आते हैं, कीवर्ड्स, वो हम देखते हैं। एक तो आता है इफ, वेदर, अनलेस, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड दैट एंड ऑन कंडीशन दैट। इन सब का मीनिंग क्या होता है? इफ का मतलब होता है अगर, अनलेस का मतलब होता है अगर नॉट, अगर नहीं। इफ का जो नेगेटिव है वर्ड वो होता है अनलेस। अनलेस खुद ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इफ का ऑपोजिट क्या होगा? इफ नॉट। और इफ नॉट को हम अनलेस भी बोल सकते हैं। वेदर का भी मतलब सेम होता है, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड दैट एंड ऑन कंडीशन दैट। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? उस शर्त पे, मैं इस शर्त पे काम करूंगा कि तुम अगर ये कर दोगी। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है? कंडीशन दिखाता है। ये सारे वर्ड जो है एक टाइप की कंडीशन दिखाते हैं, शर्त दिखाते हैं। देखिए, इसमें हम एग्जांपल देखते हैं कि एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन में क्या क्या आता है। छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं दिए गए। सिर्फ हमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस में कंडीशन दी गई है या नहीं दी गई है। और सेंटेंस में इफ, वेदर, अनलेस, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड दैट एंड ऑन कंडीशन दैट आई, तो वो कौन सा क्लोज होगा? एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। पहला एग्जांपल हम देखते हैं। इफ यू लाइक दिस टॉय आई विल बाय इट फॉर यू। अगर तुम्हें ये खिलौना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा, या फिर मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी। यहाँ पे कंडीशन दिखाई गई, शर्त। अगर तुम्हें पसंद है तो ही मैं खरीदूंगा, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं नहीं खरीदूंगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया गया है? दो दो क्लोज दिए गए हैं। इफ यू लाइक दिस टॉय, ये फर्स्ट क्लोज हो गया, और दूसरा क्लोज कौन सा है? आई विल बाय इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा, ये दूसरा क्लोज हो गया। दोनों क्लोज में कंडीशनल दोनों क्लोज में कंडीशनल क्लोज कौन सा है? फर्स्ट वाला। इफ यू लाइक दिस टॉय आई विल बाय इट फॉर यू। देन हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। यहाँ पे फर्स्ट क्लोज कौन सा है? इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी। दूसरा क्लोज कौन सा है? आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। यहाँ पे कंडीशन दिखाई गई है, अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे कंडीशनल क्लोज है ये वाला, इफ इट रेन्स। ओके, और यहाँ पे कंडीशनल वर्ड कौन सा है जो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन दिखाता है? यहाँ पे इफ है वो, और फर्स्ट वाले में भी
इफ है वो कौन सा वर्ड है, कंडीशनल वर्ड है। थर्ड एग्जाम्पल, इफ यू फेस प्रॉब्लम्स यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अगर तुम मुसीबतों का सामना कर रहे हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। यहाँ पे भी कंडीशन दिखाई गई है कि अगर तुम मुसीबतों का सामना कर रहे हो, ये फर्स्ट क्लोज हो गया, इफ यू फेस प्रॉब्लम्स। और दूसरा क्लोज है यू कैन कॉल मी एनी टाइम, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेदर यू लाइक और नॉट आई विल टेक यू विथ मी। तुम्हें पसंद आए या ना आए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, या फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। वेदर यानी कंडीशन दिखाता है कि तुम्हें चाहे ये चीज पसंद हो या ना हो, वेदर यू लाइक और नॉट, तुम्हें पसंद आए या ना आए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। ये फर्स्ट वाला क्लोज हो गया। और दूसरा वाला क्लोज कौन सा है, आई विल टेक यू विथ मी। तो फर्स्ट क्लोज है वो कंडीशनल क्लोज हो गया, और उसमें कंडीशनल वर्ड कौन सा है जो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन दिखाता है, वेदर। फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल, इफ यू डोंट पे द अटेंशन यू विल बी पनिश्ड। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, तो तुम्हें सजा दी जाएगी। फर्स्ट क्लोज कौन सा है, इफ यू डोंट पे द अटेंशन। और दूसरा क्लोज कौन सा है, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी। तो कंडीशनल क्लोज कौन सा है, ये वाला, इफ वाला। ओके। सिक्स्थ एग्जाम्पल, यू कैन पुट ऑन माई ड्रेस इन पार्टी एज लॉन्ग एज यू डोंट स्पॉइल माई ड्रेस। तुम उसी शर्त पे मेरा ड्रेस पार्टी में पहन सकते हो कि अगर तुम मेरा ड्रेस स्पॉइल ना करो, अगर तुम मेरा ड्रेस बिगाड़ो नहीं। यहाँ पे शर्त दी गई है, अगर तुम मेरा ड्रेस नहीं बिगाड़ोगे तो ही मैं तुम्हें ड्रेस पार्टी में पहनने दूंगा। तो यहाँ पे दो क्लोज दिए गए हैं, एक तो ये वाला यू कैन पुट ऑन माई ड्रेस इन पार्टी, एंड दूसरा क्लोज है एज लॉन्ग एज यू डोंट स्पॉइल माई ड्रेस। तो यहाँ पे कंडीशनल क्लोज वाला सेंटेंस कौन सा है, एज लॉन्ग एज यू डोंट स्पॉइल माई ड्रेस। और कंडीशनल क्लोज का वर्ड कौन सा है, एज लॉन्ग एज, ये कंडीशन दिखाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल गिव यू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कंडीशन दैट यू कैन हैंडल इट। मैं उसी शर्त पे तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि अगर तुम उसे हैंडल कर सको। यहाँ पे ऑन कंडीशन दैट है वो कंडीशनल वर्ड है। ओके। शी साइंड ऑन द डॉक्यूमेंट्स ऑन कंडीशन दैट शी वुड बी गिवन द जॉब। उसी शर्त पे उसे उसी शर्त पे उसने डॉक्यूमेंट पे साइन की कि उसको जॉब दी जाएगी। तो यहाँ पे ऑन कंडीशन दैट है वो क्या है, शरत दर्शक क्रिया विशेषण रूप उपवाक्य। देखिए ये तो जो एग्जाम्पल है, इफ इफ वाले, वेदर वाले, अनलेस वाले, एंड ऑन कंडीशन दैट, एज लॉन्ग एज, ये सारे वर्ड को हमने इंक्लूड करके एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन दिखाया। अब हम देखते हैं जो रूल्स है, रूल्स ऑफ इफ एंड अनलेस। देखिए इफ का मीनिंग क्या होता है, अगर, और अनलेस का मीनिंग क्या होता है, अगर नहीं। यानी कि इफ का जो ऑपोजिट वर्ड है वो अनलेस होता है। अगर हमें सेंटेंस में इफ नॉट का यूज ना करना हो और अनलेस का यूज करना हो तो भी हम कर सकते हैं। ओके। चलिए पहले हम इफ के रूल्स देख लेते हैं कि वो इफ वाले सेंटेंस है उसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और उसमें कौन से टाइप के टेंस आ सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट जो रूल है उसमें दिया गया है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि इफ वाला जो सेंटेंस होता है वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादो वर्तमान काल में हो, तो दूसरा सेंटेंस जो होता है वो कौन से टेंस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि सादो भविष्य काल। हम सबको पता है कि जो एडवर्ब क्लोज होते हैं वो एक से ज्यादा क्लोज से बनते हैं। तो अगर इफ वाला क्लोज, अगर हम एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन की बात करें तो उसमें इफ वाला क्लोज अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सादो वर्तमान काल में हो, तो दूसरा क्लोज कौन से टेंस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर टेंस, सादो भविष्य काल। उसी तरह से इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि इफ वाला सेंटेंस अगर सादो भूतकाल में हो, सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वुड या फिर कुड आ सकता है और उसके बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। ये स्ट्रक्चर आपको कब समझ में आएगा, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब। तीसरा रूल है इफ के साथ परफेक्ट पास्ट टेंस, यानी कि पूर्ण भूतकाल। अगर इफ के साथ पूर्ण भूतकाल वाला सेंटेंस हमें दिया गया हो तो हम ऑक्सिलरी का परफेक्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि वुड हैव या फिर कुड हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। ये भी आपको एग्जाम्पल में ही समझ में आएगा। हमने
ऑक्सिलरी के फॉर्म्स एंड परफेक्ट मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी दोनों चैप्टर को फिनिश कर लिया है, तो उस हिसाब से आपको वुड हैव एंड कुड हैव का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इन तीनों रूल्स के हिसाब से सेंटेंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा था, इफ यू लाइक दिस टॉय आई विल बाय इट फॉर यू। जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिए है उसी को रूल के साथ हम कंपेयर करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। इफ यू लाइक दिस टॉय, इफ वाला सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो उसके साथ अगर इफ वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरा सेंटेंस कौन से टेंस में आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में, यानी सादो भविष्य काल। तो हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि दूसरा जो क्लोज है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है या नहीं। आई विल बाय इट फॉर यू, सेंटेंस में क्या दिया गया है, विल। तो विल कौन से टेंस में आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो रूल के हिसाब से हमारा पहला एग्जाम्पल है वो करेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे इट रेन्स, इफ इट रेन्स, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्लोज है सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, भविष्य काल दिखाता है। थर्ड एग्जाम्पल, इफ यू फेस प्रॉब्लम्स यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अगर तुम प्रॉब्लम फेस करते हो, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो यू कैन कॉल, कैन का कोई टेंस नहीं होता है, कैन है वो ऑक्सिलरी का फॉर्म है। तुम कॉल कर सकते हो, तो कर सकना वो भी इफ के साथ, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो उसके साथ कैन वाला स्ट्रक्चर बन सकता है, वो करेक्ट है। ओके, फिर हम देखते हैं, इफ यू डोंट पे अटेंशन यू विल बी पनिश्ड। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। यहाँ पे इफ यू डोंट पे अटेंशन, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू विल बी पनिश्ड, विल है वो सिंपल फ्यूचर टेंस डिनोट करता है, और विल बी पनिश्ड तुम्हें सजा दी जाएगी। सजा मैं खुद अपने आप को नहीं दूंगा, लेकिन सजा तुम्हें किसी और के द्वारा दी जाएगी, यानी कि ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में सिंपल फ्यूचर टेंस है। यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो रूल के हिसाब से चारों को चारों सेंटेंस करेक्ट बन गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ यू केम अर्ली यू वुड अटेंड द फंक्शन। इफ यू केम अर्ली, अगर तुम जल्दी आते, तो कैम क्या डिनोट करता है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि हमारा दूसरे नंबर का रूल। हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर का रूल क्या है, सिर्फ इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे इफ यू कैम अर्ली, कैम क्या है, सिंपल पास्ट टेंस डिनोट करता है, अगर तुम जल्दी आते तो दूसरा क्लोज हमें किस तरह से बनाना है, वुड या फिर कुड आना चाहिए, और उसके बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, और उसके बाद मेन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट यानी अटेंड। ओके, यू वुड अटेंड द फंक्शन। तो रूल के हिसाब से हमारा दूसरा जो रूल है, दूसरा जो सेंटेंस है वो भी करेक्ट हो चुका। उसके बाद है, इफ यू लाइक्ड दिस स्टोरी, अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई होती तो आई वुड बाय इट फॉर यू, तो मैंने वो तुम्हारे लिए खरीदी होती। यहाँ पे इफ यू लाइक्ड दिस स्टोरी, लाइक का पास्ट टेंस क्या होता है, लाइक्ड, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। और सिंपल पास्ट टेंस के साथ क्या आ सकता है, वुड या फिर कुड वाला स्ट्रक्चर। तो आई वुड बाय इट फॉर यू, तो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी होती। अगर तुम्हें पसंद आती तो मैंने खरीदी होती। ओके, और तुम्हें पसंद आई भी नहीं, मैंने खरीदी भी नहीं। तो ये हमारा कंडीशनल क्लोज हो गया। Next example, if I had invited Rashi in marriage. If I had invited Rashi in marriage, had invited कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा टेंस डिनोट करता है, परफेक्ट पास्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। अगर मैंने राशि को शादी में इनवाइट किया होता तो शी वुड हैव कम, तो वो आती। ओके, तो मैंने शादी में राशि को इनवाइट किया भी नहीं और वो आई भी नहीं। तो अगर इफ वाला सेंटेंस परफेक्ट पास्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लोज कौन से टेंस में होना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, वुड हैव या फिर कुड हैव, यानी कि ऑक्सिलरी का परफेक्ट फॉर्म बनना चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, हैड इनवाइटेड कौन सा टेंस डिनोट करता है, परफेक्ट पास्ट टेंस, उसके साथ दूसरा क्लोज कौन सा बनेगा, ऑक्सिलरी का परफेक्ट फॉर्म, शी वुड हैव कम, वुड के बाद है, और उसके बाद कम का पास्ट पार्टिसिपल तो कम ही रहेगा, पास्ट टेंस कैम, कम कैम और कम, पास्ट पार्टिसिपल कम, तो वो जरूर आती। ओके, तो इस तरह से थर्ड रूल भी हमारा करेक्ट हो गया। नाइन्थ एग्जाम्पल है,
इफ वी हैड टेकन अ टैक्सी वी वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। अगर हमने टैक्सी ले ली होती, टैक्सी कर ली होती, तो हम ट्रेन नहीं चुके होते। तो हमने टैक्सी की भी नहीं और ट्रेन हम चूक भी गए। तो इफ वी हैड इन टेकन अ टैक्सी, वी हैड टेकन, कौन सा टेंस डिनोट करता है? परफेक्ट पास्ट टेंस। अगर इफ वाला सेंटेंस परफेक्ट पास्ट टेंस है तो दूसरा क्लोज कैसा बनेगा? ऑक्सिलरी का परफेक्ट फॉर्म, वुड नॉट हैव। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वुड और हैव के बीच में नॉट आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नॉट नहीं है। तो इस तरह से इफ वाले सेंटेंस इस तरह से बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक चीज आपको नोट डाउन करनी है कि इन यूनिवर्सल ट्रूथ एंड साइंटिफिक रीजन बोथ सेंटेंसेस आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने पहला वाला रूल देखा कि अगर इफ वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो दूसरा जो टेंस है वो कौन से, दूसरा सेंटेंस है वो कौन से टेंस पे बनेगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर साइंटिफिक रीजन हो, वैज्ञानिक कारण हो या फिर वैश्विक सत्य हो, तो उन सबको हम कौन से टेंस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी कि उसमें कोई भी, दोनों में से कोई भी क्लोज फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा। इफ वाला जो क्लोज है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सादा वर्तमान काल में, और जो जो दूसरा क्लोज है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स आइस। अगर तुम पानी को फ्रीज करो, फ्रीज करना यानी जमाना, बर्फ किस में जमता है? फ्रिज में जमता है। ओके, अगर पानी है उसको हम ज्यादा टेम्परेचर पे रख दे तो उसका क्या होगा? पानी का टेम्परेचर अगर बहुत ही ठंडा हो जाएगा तो पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है, अगर तुम पानी को फ्रीज करोगे, पानी को जमा दोगे, इट बिकम्स आइस, तो वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो है इफ यू फ्रीज वाटर वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और इट बिकम्स आइस, बिकम्स, यहाँ पे जो बिकम्स दिया गया है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का थर्ड फॉर्म है। अगर जो हमें सब्जेक्ट दिया गया है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही शी और इट तीनों में से एक हो, तो हमें वर्ब का एस या ईएस वाला फॉर्म लेना है, यानी कि बिकम्स लेना है। इट बिकम्स आइस, तो वो क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। दोनों क्लोज को हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा। हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस के हिसाब से इट विल बिकम आइस ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ट्रूथ है, साइंटिफिक रीजन भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। इट बिकम्स आइस। ओके, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर तुम बर्फ को गर्म गर्म करोगे तो इट मेल्ट्स, तो वो पिघल जाएगा। तो यहाँ पे दो क्लोज दिए गए हैं, इफ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे इट मेल्ट्स, वो पिघल जाएगा। तो पिघलना ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और इफ यू हीट आइस ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि ये ट्रूथ है, इसीलिए इसको हम इट विल मेल्ट नहीं लिख सकते। इट विल मेल्ट ऐसा नहीं लिख सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकते। ओके, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये करेक्ट है। चलिए, अब हम देखते हैं यूज ऑफ अनलेस ऑन बिहाफ ऑफ इफ। मैंने आपको क्या कहा कि अगर हमें इफ या इफ नॉट का यूज नहीं करना है तो हम उसकी जगह पे अनलेस का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यही चीज देखनी है कि सेंटेंस में इफ नॉट की जगह पे अनलेस का यूज हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क टीचर विल स्कॉल्ड यू। अगर तुम तुम्हारा होमवर्क खत्म नहीं करोगे तो टीचर तुम्हें डांटेगी। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल है इफ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क, पहला क्लोज हो गया, ये पहला क्लोज, इफ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क। दूसरा क्लोज कौन सा है? टीचर विल स्कॉल्ड यू। कंडीशन दिखाता है, अगर तुम होमवर्क नहीं पूरा करोगे तो टीचर डांटेगी, अगर तुम होमवर्क पूरा कर दोगे तो नहीं डांटेगी। सिंपल। दूसरा सेंटेंस है, पहले हम इफ वाले सेंटेंस देख लेते हैं, उसको ही फिर उसको ही बाद में हम अनलेस में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा एग्जांपल है, इफ इट डज नॉट रेन आई विल गो टू स्कूल। अगर बारिश नहीं होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो मैं स्कूल जाऊंगी। तो ये इफ वाला क्लोज हो गया नेगेटिव, और उसके बाद हमने दिया दूसरा क्लोज, आई विल गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाऊंगी। थर्ड एग्जाम्पल, इफ यू डोंट ट्राई टू रन फास्ट यू विल नॉट विन। अगर तुम
जल्दी भागने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम नहीं जीतोगे, यू विल नॉट विन, तुम जीतोगे नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन दिखाई गई है कि अगर तुम नहीं भागोगे तो तुम जीतोगे भी नहीं। इफ वाला क्लोज है वो कंडीशनल क्लोज दिखाता है और दूसरा क्लोज है वो नॉर्मल क्लोज है। फोर्थ एग्जाम्पल, इफ यू डोंट रीड दिस टॉपिक यू विल नॉट स्कोर गुड मार्क्स, अगर तुम ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे। देखिए यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि चारों के चारों सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। इफ यू डोंट, इफ के साथ हमने डोंट लगाया यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। इफ इट डज नॉट, नॉट लगाया तो ये भी नेगेटिव है। इफ यू डोंट, इफ यू डोंट ट्राई टू रन फास्ट तो यहाँ पे भी डोंट है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। इफ यू डोंट रीड तो यहाँ पे भी डोंट, यानी ये चारों चारों के चारों जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हमें इफ की जगह पे या फिर इफ नॉट की जगह पे अनलेस का यूज करना है तो किस तरह से करेंगे वो हम देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल, अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क टीचर विल स्कॉल्ड यू, अगर तुम होमवर्क फिनिश नहीं करोगे तो टीचर तुम्हें डांटेगी। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल को हमें यहाँ से कंपेयर करना है। इफ यू डोंट फिनिश, अगर तुम नहीं खत्म करोगे, हमने पहले क्या लगाया इफ। अगर हमें इफ का यूज नहीं करना है और अनलेस का यूज करना है तो सबसे पहले जहां पे इफ दिया गया है वो सारी जगह पे हम अनलेस यूज करेंगे। तो हमने इफ को रिमूव करके अनलेस लगाया। ओके, इफ को यहाँ पे रिमूव कर दिया और अनलेस लगाया। फिर यू को हमने उसी तरह रखा यू। फिर हमने क्या किया, डू नॉट को रिमूव कर दिया। क्यों डू नॉट को रिमूव कर दिया? क्योंकि अनलेस है वो खुद ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हम अनलेस नॉट नहीं लगा सकते हैं। अगर हमें इफ नॉट का यूज नहीं करना है तो हम इफ नॉट की जगह पे अनलेस लगा सकते हैं। अनलेस खुद अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए जो सेंटेंस है उसका मीनिंग भी नेगेटिव में ही निकलेगा। यहाँ पे देखिए, अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क, यहाँ पे हमें कहीं भी नॉट वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अनलेस है वो खुद ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अनलेस यू फिनिश योर वर्क, अगर तुम तुम्हारा होमवर्क फिनिश नहीं करोगे। देखिए डोंट, डोंट के बाद तो सेम एग्जाम्पल है, सेम सेंटेंस है, स्ट्रक्चर, फिनिश योर होमवर्क, फिनिश योर होमवर्क। हमें दो चीजें सिर्फ ध्यान में रखनी है, इफ की जगह पे अनलेस लगाना है और डोंट को रिमूव करना है, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम आएगा। दूसरा एग्जांपल, अनलेस इट रेन्स आई विल गो टू स्कूल, अगर बारिश नहीं होगी तो अनलेस इट रेन्स, यहाँ पे कहीं पे भी नॉट का यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे इफ को रिमूव करके हमने अनलेस लगाया और इट, उसके बाद इट को तो लगाया ही है, उसकी जगह पे ही इट दिया गया है। फिर हमने डज नॉट है वो निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अनलेस खुद अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डज नॉट को रिमूव करके सिर्फ रेन। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो वर्ब का हमें एस या एस का फॉर्म लगाना जरूरी है। अगर हम इफ का यूज करते हैं और इफ के साथ डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं तो अनलेस के साथ हमें डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं करना है, लेकिन उसकी जगह पे जो रेन है, जो वर्ब है, उसके साथ हमें एस का फॉर्म यूज करना है। देखिए यहाँ पे जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है, ये डस दिया गया है, यहाँ पे नोट, रेन है वो वर्ब है, हमने डू के साथ ही ईएस लगा दिया है, इसलिए वर्ब के साथ एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में तो इफ नॉट दिया ही नहीं गया है, इसीलिए एस या ईएस किसी वर्ब में तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, रेन की जगह पे रेन्स लगाया। दूसरे वाले सेंटेंस में एक और रूल मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया, इफ के साथ डज नॉट लगाया और पहले वाले सेंटेंस में इफ के साथ हमने डू नॉट लगाया था। क्यों? क्योंकि हमें डिसाइड करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल हो और नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम हमेशा वहां पे डू नॉट का यूज करेंगे। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वहां पे कंपलसरी डज नॉट का ही यूज करेंगे। यहाँ पे इट क्या है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए हमने डू नॉट यूज नहीं किया लेकिन डज नॉट यूज किया। रूल के हिसाब से जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सेंटेंस हो तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, एस या ईएस वाला। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो एस और ईएस को हम डू के साथ ही लगा देंगे, ना ही के मेन वर्ब के साथ। तो रूल के हिसाब से हमने क्या किया, एक तो सेंटेंस नेगेटिव है इसीलिए हमने डू के साथ एस या फिर ईएस का यूज कर लिया, तो हमें फिर से रेन के साथ एस का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी रूल के हिसाब से डू के पीछे ईएस या फिर एस का यूज कर लिया है। लेकिन अगर हमें सेंटेंस में इफ का यूज ना करना हो और अनलेस का यूज करना हो, तो हम एस या एस कौन से वर्ब के पीछे लगाएंगे, मेन वर्ब के पीछे। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे इफ की जगह पे अनलेस का यूज किया। अनलेस खुद ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए हमें डू नॉट या डज नॉट को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और रूल के हिसाब से हमें वर्ब मेन वर्ब के पीछे एस लगाना है, यानी कि रेन्स, अनलेस इट रेन्स। ओके, डज नॉट को रिमूव करके हमने रेन लगाया और रेन के पीछे एस लगा दिया, ताकि हमारा रूल जो है वो भी करेक्ट बन जाए और सेंटेंस भी अनलेस के साथ बन जाए। अनलेस इट रेन्स आई विल गो टू स्कूल। थर्ड एग्जाम्पल, अनलेस यू ट्राई टू रन फास्ट यू विल नॉट विन। अगर तुम जल्दी भागने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम नहीं जीतोगे। हमने यहाँ पे इफ की जगह पे अनलेस का यूज किया, यहाँ पे इफ को रिमूव करके अनलेस लगाया और डोंट को भी रिमूव कर दिया। यू ट्राई टू, डोंट को रिमूव रिमूव करके सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब ले लिया, यू ट्राई टू। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इफ की जगह पे अनलेस लगाना है और जो भी नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब है उसको रिमूव कर देना है। डू नॉट, डज नॉट, नॉट, इन सबको रिमूव कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा ही रहे। फोर्थ एग्जाम्पल यानी कि लास्ट एग्जाम्पल, अनलेस यू रीड दिस टॉपिक यू विल नॉट स्कोर गुड मार्क्स। अगर तुम ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इफ यू डोंट रीड, इफ को हमें रिमूव करना है और अनलेस लगाना है। ओके, यहाँ पे हमने इफ को रिमूव कर दिया, इफ को हटा के अनलेस लगाया और डोंट को भी रिमूव कर दिया, यू रीड दिस टॉपिक। सेंटेंस में कहीं पे भी डू नॉट, नॉट, डज नॉट को हमें यूज करना ही नहीं है अगर हम अनलेस का यूज करते हैं तो। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे हमारा दूसरे नंबर का एडवर्ब क्लोज भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तीसरे नंबर का क्लोज। थैंक यू।